जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उसके लिए अपना कुछ नहीं होता और अपनी बुद्धि का सारा प्रयोग देश हित में, मानव हित में खर्च करता है, उसको दुनिया इसी प्रकार से याद करती है। साहब कांशीराम 15 मार्च 1934 को पैदा हुए। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कितने पैदा हुए चले गए, लेकिन उन्होंने जो आउटपुट दिया, हमारे लिए जो काम किया, उसका पूरा कंसिडरेशन, पूरा प्रतिफल आज के दिन हमको 9 अक्टूबर 2006 में मिला। बहन जी की सोच देखिए आप। बहन जी ने आगरा से रास्ता शुरू किया, एक्सप्रेस वे, और इसके बीच में से निकाला है। क्यों निकाला है? जब विदेश से आदमी दिल्ली उतरेगा ना, तो आगरा जाएगा ताजमहल देखने। जब जाएगा तो यहाँ रुकेगा, भाई ये क्या है। जब रुकेगा तो यहाँ पे वो अपना टिकट लेगा, यहाँ पे संख्या बढ़ेगी लोगों की। तो बहन जी का विजन देखिए, जो सही दिशा में, सही सोच से काम करते हैं, उनको ऐसे ही मिलता है। बहन जी ने इसी रास्ता यहाँ से निकाला और निकाल करके यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश से, जितने भी आपके पर्यटक स्थल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले ये दोनों स्मारक हैं। और साहब कांशीराम कहते थे, चर्चा में बने रहो, चाहे नेगेटिव फॉर्म में बने रहो। और उनको लगता है कि भाई ये गलत किया है, तो ऐसे तो भैया हम भी उनके किसी कार्य को गलत बताते हैं, वो हमारे को बताते हैं। बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हरा सकता। क्यों? 22% एससी समाज, 18% मुस्लिम समाज। एससी मुस्लिम दोनों नेता इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 40% बनती है। तो 20% से आप 40% जो एनडीए के पास वोट है, उसको आप कैसे हरा देंगे? पहली बात तो बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हरा नहीं सकता। आप सभी को जय भीम। हमारे साथ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी के जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। तो जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV19 इंडिया में। तो जैसे कि आज माननीय श्री कांशीराम जी की 17वीं महापरिनिर्वाण दिवस है, जो कि एक विशेष दुख का दिन है। तो इस दुख के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था, एक वीडियो आई थी, इसमें साहब कांशीराम हंस रहे थे। तो मुझे एकदम याद आया कबीर साहब का वो दोहा कि कबीरा जब हम जन्मे जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उसके लिए अपना कुछ नहीं होता और अपनी बुद्धि का सारा प्रयोग देश हित में, मानव हित में खर्च करता है, उसको दुनिया इसी प्रकार से याद करती है। तो जैसे कि आज कांशीराम जी का बहुत दुख भरा दिन है, तो इस दुख भरे दिन में जो बहुजन समाज है किस प्रकार से देख रहा है उसको? देखिए, ये दुख भरा दिन नहीं है, ये खुशी का दिन है। दुख क्योंकि इसको परिनिर्वाण का मतलब होता है, इसको हिंदू धर्म में बोलते हैं, हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं। नहीं, कांशीराम दुनिया छोड़कर चले गए ना, जो जिन्होंने सभी बहुजन समाज को राजनीति की दिशा दिखाई थी। देखिए, अगर इस दुख को हम लेकर के बैठे रहेंगे तो कभी हम लोग सबक नहीं सीख सकते। इसका मतलब ये होता है कि ये एक पुण्य तिथि के रूप में इसको हिंदू धर्म के लोग इसको मनाते हैं। इस दिन को पुण्य तिथि का मतलब होता है पुण्य, पवित्र दिन। ये दिन पवित्र होता है। क्यों? साहब कांशीराम 15 मार्च 1934 को पैदा हुए। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कितने पैदा हुए चले गए, लेकिन उन्होंने जो आउटपुट दिया, हमारे लिए जो काम किया, उसका पूरा कंसिडरेशन, पूरा प्रतिफल आज के दिन हमको 9 अक्टूबर 2006 में मिला। तो ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, खुशी का दिन होता है। इससे हमको सबक लेना चाहिए कि एक व्यक्ति इतना भी काम कर जाता है, जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हैं, जिसकी अस्थियों के लिए लोग तरस जाते हैं, जिसके दर्शन को लोग सालों साल तक लोग उसको याद करते रहते हैं। ये वो नाम है साहब कांशीराम का। जैसे जैसे ये दुनिया चलेगी, आगे बढ़ेगी, ये मानव जगत में ये दुनिया चलेगी, ये नाम ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे बाबा साहब का नाम ऊपर उठता चला गया, ऐसे ही साहब कांशीराम का नाम उनके कर्मों के आधार पर ऊपर उठता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहब कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को नहीं हुआ था, बल्कि 9 अक्टूबर 2006 को हुआ। ये जन्मदिन होता है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने पार्क वगैरह बनवाए, तो उसी के साथ में नोएडा में एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है और दूसरा कांशीराम हॉस्पिटल है। उसकी लोग क्यों चर्चा नहीं करते? देखिए, चर्चा तो करते हैं। आज जो भी आदमी इलाज करने जाएगा, लोग पार्क की चर्चा करते हैं। देखिए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका मतलब ये है कि जितना इसको नेगेटिव वे में इसको वो लोग पेश करते हैं, उनका काम है। साहब कांशीराम कहते थे कि ये जो मीडिया है, जो वो मनुवादी मीडिया है,
वो हमारे मूवमेंट के हित को कभी नहीं दिखाएगी। तो उनसे हमें कोई इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके जैसे लोगों की जो मीडिया है, जो बहुजन कॉन्सेप्ट की जो मीडिया है, वो बताती है। और साहब कांशीराम कहते थे चर्चा में बने रहो, चाहे नेगेटिव फॉर्म में बने रहो। अगर उनको लगता है कि भाई ये गलत किया है, तो ऐसे तो भैया हम भी उनके किसी कार्य को गलत बताते हैं, वो हमारे को बताते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज पूरा देश में देखता हूँ, ये बच्चे चलाते हैं, रील चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं। पूरे दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अम्बेडकर पार्क लखनऊ और दलित प्रेरणा स्थल ये नोएडा सबसे ज़्यादा आपको वीडियो में मिलेगा, फिल्मों में मिलेगा। इनकम भी तो बहुत बढ़ता है इससे, इनकम भी तो बहुत होती है इससे। इनके टिकट बढ़ गए इससे आमदनी बढ़ी है। गवर्नमेंट इतने पैसा कमा रही है, शूटिंग भी होती है, बच्चे इसमें इस साल में आती दिखते हैं। और हमको पता है कौन से आती है, कोई दूसरे आती थोड़ा ना, वो ये बहन जी वाले तो आती है। शूटिंग भी तो होती है लखनऊ पार्क में। हाँ, मैं कह रहा हूँ देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ताजमहल है। अगर सरकार ठीक से काम कर लेना, तो मैं ये नहीं कहता कि उसको सुपरसीड कर देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आमदनी गवर्नमेंट को ये स्मारक दे सकते हैं। ये बहन जी की सोच देखिए आप। बहन जी ने आगरा से रास्ता शुरू किया, एक्सप्रेस वे, और इसके बीच में से निकाला क्यों निकाला है? जब विदेश से आदमी दिल्ली उतरेगा ना, तो आगरा जाएगा ताजमहल देखने। जब जाएगा तो यहाँ रुकेगा, भाई ये क्या है। जब रुकेगा तो यहाँ पे वो अपना टिकट लेगा, यहाँ पे संख्या बढ़ेगी लोगों की। तो बहन जी का विजन देखिए, जो सही दिशा में सही सोच से काम करते हैं उनको ऐसे ही मिलता है। बहन जी ने इसी रास्ता यहाँ से निकाला, और निकाल करके यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश से जितने भी आपके पर्यटक स्थल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले ये दोनों स्मारक हैं। चुनाव की बात हो जाए थोड़ा, ये लास्ट नहीं है। तब तक किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी नेता के को लास्ट नहीं समझना चाहिए। अभी बहन जी देख रही हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहाँ पे जो है चुनाव है। अगर हमने गठबंधन पहले अनाउंस कर दिया, तो हमारा वो चुनाव में वो वोट हमारा कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा, हमको वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहन जी दिमाग से काम ले रही हैं। दूसरी बात, बहन जी को लेने से पहले, पहली बात, बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हरा सकता। क्यों? 22% SC समाज, 18% मुस्लिम समाज। SC मुस्लिम दोनों नेता इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 40% बनती है। तो 20% से आप 40% जो एनडीए के पास वोट है, उसको आप कैसे हरा देंगे? पहली बात तो बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हरा नहीं सकता। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में बहन जी को लेने से पहले इंडिया गठबंधन किसमें अकेले चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ पर वो केजरीवाल अकेला चुनाव लड़ रहा है। तो ये क्या मतलब है? ये इसका मतलब उस गठबंधन में एकता नहीं है। तो मुझे पता है, जब तक उनमें एकता नहीं होगी, उनकी सोच सही नहीं होगी, तो बहन जी इसमें एंट्री भी नहीं करेंगे। एक छवि ऐसी भी तो दिखती है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वोट बैंक जो पहला वोट बैंक था वो अब खिसक कर 12% आ गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कभी कांग्रेस का शासन हुआ करता था इस देश के अंदर, तूती बोलती थी, लोग कहते थे कि देश कांग्रेस से छुटाने वाली कांग्रेस है। गांधी के नाम पे, नेहरू के नाम पे, इनके नाम पे सरकार चलती थी। आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो हंसिए पे चढ़े हुए हैं। ये सब चलता रहता है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे, आज पूर्व मोहम्मद की सरकार है। ये हार जीत चलती रहती है, इसकी वजह से हताश नहीं होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य तो वैसे भी मूवमेंट चलाना है। हमें तो मूवमेंट चलाते चलाते सत्ता हमको रास्ते में पड़ी हुई मिल गई थी, इसलिए हम लोगों ने इसको उठाया, उससे कुछ रास्ता आगे बढ़ाया। हमारा उद्देश्य मूवमेंट चलाना है। हार जीत लगी रहती है, वोट फिर से बेशक कम हो गया हो, लेकिन कोर वोट आज भी टिका हुआ है। इसी के दम पे बेस बना करके हम फिर से पॉलिटिक्स को शुरू करेंगे, मूवमेंट को खड़ा करेंगे, और फिर से हम सत्ता के पास पहुंचेंगे। वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में बीजेपी, वो क्या बहुजन समाज को भटकाने में कामयाब रहती है क्या? देखिए, अगर देखा जाए, उनके पास जो कोर वोट है बीजेपी के पास, वो 1-2% के आसपास है। सारा वोट भटकाया हुआ है, चाहे वो, लेकिन भटकाए हुए वोट से आप ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते। जब आप किसी को बेवकूफ़, पागल लंबे समय तक नहीं बना सकते। जब समाज समझेगा तो वो उसका साथ छोड़ देगा। पैसे का है, लेकिन जनता के टैक्स का, बिल्कुल जनता के टैक्स का समाज धीरे धीरे समझ रहा है। हमको शिक्षा, रोजगार भी चाहिए। केवल ये नहीं है कि भाई हम आटा दाल चावल के चक्कर में पड़ रहेंगे। तो लोग छोड़ रहे हैं, तभी तो 60% बाहर है उनसे, एनडीए से 60% वोट बाहर है, तभी तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।